मेरे प्यारे साथियों, मैं द्रोण आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल द्रोण में। तो आज हम जैक बोर्ड का साइंस का क्लास 10 के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे 5 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं और 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसमें से मार्क्स नहीं ला पाते, और उनका एकमात्र कारण होता है कि उन्हें अच्छे से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता, जिस वजह से इस चैप्टर से उनका मार्क्स कट जाते हैं और उनका स्कोर नीचे घट जाता है। तो हम इस चैप्टर को बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे और आप अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए इस चैप्टर को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम बारीकी से पढ़ते हैं। आप बस एक नोटबुक उठाइए और एक पेन उठाइए और बस यहाँ पे जितना बताया जा रहा है उसे नोट डाउन कीजिए और इसका एक फेयर कॉपी बना लीजिए, ताकि आपको फाइनल एग्जाम के टाइम में इधर उधर भटकना न पड़े और आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकें। तो देखिए, हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसमें से आपको सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। एकदम आराम से समझिएगा, एक जरा सा भी डरने की बात नहीं है। अगर आपको साइंस में केमिस्ट्री में डर है तो आप उस डर को निकाल दीजिए और बस पेन और नोटबुक निकाल के बैठिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो आप इसे ऐसे समझिए कि आप देखते होंगे कि आपके घर में हमारी माता जी क्या करती है कि जैसे दूध को रात को रखा भाई और सुबह वह दही में परिवर्तित हो गया। खाना पकाने से पहले खाना का स्वरूप कैसा था और पकने के बाद उसका स्वरूप क्या हो गया, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, ये भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। हम श्वसन करते हैं और उसमें से ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में ट्रांसफर होता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर जो लोहे से बनी कोई वस्तु हो या फिर रड बाहर रखा हुआ हो, लोहे की तवा हो, अगर आप उसे नमी और वायु के संपर्क में बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों में उसका स्वरूप चेंज होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो वही चीज़ हमें पढ़ना है और हमारे एग्जाम में वही चीज़ें पूछा जाता है। तो चलिए हम आगे इसमें पढ़ते हैं कि भाई आपको ये समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है इसका कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ दो अलग प्रॉपर्टी की चीज़ है, यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। आणकी एक यहाँ पदार्थ है जो टूटने के बाद दो नए पदार्थों में चेंज हो रहा है। दो पदार्थ है, मिलने के बाद किसी एक पदार्थ नए पदार्थ में चेंज हो रहा है। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास दो पार्ट है, एक इधर है एक इधर है, एक अभिक्रिया होने से पहले एक अभिक्रिया होने के बाद। तो इसे भी हमें अच्छे तरीके से समझना है कि अभिक्रिया होने से पहले यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिख रहा है वो आपका अभिकारक कहलाता है, और इसके बाद का जो प्रोडक्ट है वो हम उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए, अभिकारक को हम लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि ये पदार्थ मिल रहे हैं और इन्हीं में परिवर्तन होगा तो ये आपका क्या हो गया, अभिकारक। और फिर इधर जो बना आपका उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों की क्रिया द्वारा होता है उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि इनकी क्रिया द्वारा जो बना वो आपका हो गया उत्पाद, और ये जो क्रिया करके बन रहे हैं ये पहले है अभिकारक, बन गए उत्पाद। यहाँ पे इसे समझ सकते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या है, अभिकारक है, ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और फिर यहाँ मिल के जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। आगे पढ़ते हैं। अब हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण क्या है। इसे आप ऐसे समझिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये तुम्हें पता कैसे चला, यानी कि तुम कैसे कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसके कुछ प्रमुख अभिलक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना तथा अवस्था में परिवर्तन होना, इनमें से कोई भी गुण अगर आपको दिख रहा है तो समझिए कि उसमें क्या हुआ है भाई, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक,
अब जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना क्या है, रासायनिक समीकरण, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक यही है, रासायनिक समीकरण। तो देखिए बड़े ध्यान से इसे समझिए, क्योंकि सारे मार्क्स आपके यहीं से बनने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, अभिकारकों जो आपने पढ़ा था और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इन बॉक्सों को बड़े ध्यान से देखिएगा, एकदम डिटेल में आप समझिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बन रहा है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने पहले पढ़ा कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक। इसको जब हम ऐसे लिख रहे हैं शब्दों में, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये समीकरण आपका कैसा है, शब्द समीकरण, ठीक। और इसी को जब हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम का सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र को जब ऐसे रख देते हैं, तो ये आपका जो समीकरण बनता है, इसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण कहने का तात्पर्य है कि ये भाई अभी अधूरा है, ये पूरी तरह से समीकरण बना नहीं है। कैसे नहीं बना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। अब इस बॉक्स को देखिए, इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसमें S, इसमें G, इसके आगे भी 2 और इसके बाद इसमें S लगा हुआ है। ये सब लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा है, तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे है और संतुलित रासायनिक समीकरण हम क्यों करते हैं, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सुना होगा, या फिर नहीं सुना है तो आप ध्यान से समझिए इसको, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपका ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद आप देख रहे थे, इसमें अभिकारक में जो भी पदार्थ है उसके परमाणुओं की संख्या और जो उत्पाद में पदार्थ है ना, उसके परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, और इसे हमें संतुलित करना आवश्यक पड़ता है। क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करना होता है, इस वजह से हम इसे संतुलित करते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। हाँ तो मेरे बच्चों, चलिए अब हम इसे बैलेंस करते हैं और बड़े ही आसानी से समझेंगे इसे। आपके पास हम 2 मेथड रख रहे हैं, इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आपको लगे आप उसका यूज करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में इस बैलेंस करने से एक भी मार्क्स ना कटे। देखिए, एक आपका है ड्रोन रूल, तो आप इस ड्रोन रूल को पहले समझिए, फिर हम आपको हिट एंड ट्रायल मेथड दोनों ही समझाएंगे। तो देखिए, आपका ड्रोन रूल कहता है कि भाई आप MHNO को याद रखिए। MHNO है क्या, ये है कि जब भी आपको बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ आए तो सबसे पहले मेटल को देखिए और लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, दोनों साइड में से बराबर करने की कोशिश करें। अगर ये आपका मेटल बराबर हो जाए, उसके बाद आप किस में जाइए, हाइड्रोजन में, दोनों साइड देखिए, उसे बराबर कीजिए। और जब हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो जाए बराबर, फिर आपको नॉन मेटल को देखना है, और जब नॉन मेटल भी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। ये आपका कौन कहता है, दोरोना रूल, MHNO। और इस MHNO को याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, मेरा हीरो नहीं ऑक्सीजन, मेरे हीरो नहीं ऑक्सीजन, इसे याद रखिए और इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, हम बैलेंस करते हैं, याद रखने के लिए इसे 4 स्टेप में हमने तोड़ा है। पहला कि भाई आप मेटल देखिए, इस वाले इक्वेशन में आपका मेटल क्या है, आयरन, लोहा, ठीक। फिर दूसरे में आपको हाइड्रोजन देखना है, उसके बाद तीसरे स्टेप में नॉन मेटल, और सबसे लास्ट में क्या देखना है, ऑक्सीजन को, ठीक। तो चलिए हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में काउंट करते हैं कि भाई हमारे इधर आयरन की संख्या 1 है और इधर राइट में 3 है, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमारा ये इक्वेशन है Fe+H2O जो मिलके आपका बनाता है Fe3O4 प्लस H2O, अगर ऐसा इक्वेशन आपके पास है तो आप सबसे पहले क्या देखना है आपको भाई, आपको देखना है आयरन को। आयरन इधर कितना है, 3, इधर भी आपको कितना करना है, 3 करना है। 3 करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा पहला मेटल स्टेप 1 में इधर 3 मेटल हो गए, इधर भी 3, ये बराबर हो गए, एक का काम आपका कंप्लीट। दूसरा हाइड्रोजन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है,
राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि इधर भी 2 इधर भी 2, पहले से ही बराबर, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल, इस वाले इक्वेशन में आपको नॉन मेटल नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जब दिया ही नहीं है तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। लास्ट अब चलते हैं हम ऑक्सीजन में। अब ध्यान से देखिएगा, इधर ऑक्सीजन है 4, इधर हमारे पास है 1, तो इधर 4 है इधर 1 है, इधर 4 है इधर 1 है, बराबर करने के लिए इधर भी क्या करना होगा, हमें 4 बनाना होगा। अगर इस जगह पे ऑक्सीजन है तो हमें इससे मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। अब ध्यान दीजिए, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन हमारा इधर भी 4 हो गया उधर भी 4, बराबर हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है, H2 पहले से है। अगर H2 पहले से है और उसके पहले हम 4 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की भी संख्या यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई, 4 दूनी 8 हो गई। तो इधर भी हमें क्या करना है भाई, हाइड्रोजन को बराबर करना है। पहले से 2 है, हम 4 से गुना कर दें, अब बराबर हो गया। अब ध्यान इसे दीजिए कि आपके पास सारे जितने भी परमाणु हैं बराबर हुए कि नहीं। इधर 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन, इधर देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 दूनी 8, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, पूरी तरह से बराबर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। अगर उसे आप लिख दिए तो आपका पूरी तरह से संतुलित और पूरे मार्क्स आपके। इसकी अब फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे जो आयरन है ना, ये सॉलिड अवस्था में, ठीक है, ठोस है इसलिए S लिख रहे हैं। आप यहाँ पे जो आपका H2 है, एक्चुअली ये भाप के साथ आयरन का क्या है, अभिक्रिया है। तो भाप भी आपका क्या है, जल का ही एक फॉर्म है, तो इसका शुद्ध H2O ही होता है। लेकिन अगर ये क्या है, आपका भाप है, तो इस वजह से हम इसके लिए गैस लिखते हैं, ठीक। अब फिर जब इन दोनों का अभिक्रिया होता है तो आपका यहाँ पे फेरस 2 और 3 ऑक्साइड जब बनता है तो ये आपका सॉलिड बनता है, और साथ में जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आपका संतुलित समीकरण पूरी तरह से तैयार है। अब इसको आप बॉक्स में ऐसे भर दीजिए, ये आपका संतुलित समीकरण हो गए। इस प्रकार के 3 प्रश्न आ गए, आपके 3 मार्क्स आपके जेब में, ये हुआ। अब चलिए सेम चीज़ को हम इसमें फॉलो करते हैं, देखते हैं कि ये हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए, एक समीकरण है BaCl2 प्लस H2SO4 मिलके बनाता है BaSO4 प्लस HCl। बस इसको आपको करना क्या है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, द्रोण रूल को लगाना है। द्रोण रूल आपका है क्या, मेरे हीरो नहीं ऑक्सीजन, यानी कि आपको पहले M मेटल देखना है, बाद में आप हाइड्रोजन देखिए, ठीक, उसके बाद नॉन मेटल और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। चलिए इस वाले इक्वेशन में आपका जो मेटल है बेरियम है, ठीक, Ba है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड चेक करते हैं हम। एक बार हम पहले इस इक्वेशन को पूरी तरह से उतार लेते हैं। जब भी बैलेंस करें आप पहले इसको उतारें, उसके बाद ही इसके ऊपर काम करें आप। ठीक, ये हो गया आपका पूरा इक्वेशन। देखिए अब इधर बेरियम आपका कितना है, इधर 1 है, राइट साइड में भी 1 है, पहले से ही बराबर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, लेफ्ट में देखिए 2, राइट में सर 1 ही है, 1 है, हमें बराबर करना है। इधर 2 है तो उधर भी 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब याद रखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपका इन दोनों के साथ ही गुना हो रहा है। H के साथ 2 गुना हो गया, 2S हो गया, लेकिन Cl के साथ भी 2 गुना हो गया, ठीक। अब देखिए जब आपका हाइड्रोजन बराबर हो गया, ठीक, अब हम Cl को देख ले रहे हैं ना। Cl एक्चुअली में आपका क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो Cl देखिए, इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आपका नॉन मेटल का ही काम है। इधर Cl 2 से गुना किए 2 हो गया, इधर पहले से ही 2 है, ये भी बराबर। अब आपका लास्ट में क्या देखना है आपको, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हैं भाई, 4, उस साइड कितने हैं, 4, ये पूरी तरह से बराबर। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी फिजिकल स्टेट को लिखना है। अगर फिजिकल स्टेट को लिख दे रहे हैं तो ये भी पूरी तरह से बराबर हो जाए। इसकी फिजिकल स्टेट को लिख दे रहे हैं, ये हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, ये जो बेरियम क्लोराइड का विलयन है, यहाँ पे ये विलयन है, तो इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे भाई, एक्वस लिखेंगे। चलिए लिखते हैं एक्वस। एक्वस के लिए हम EQ लिखते हैं। फिर आपका जो ये H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये भी आपका क्या है, एक्वस है। अब फिर आपका यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि आपका सॉलिड अवस्था में, ठीक, और साथ ही साथ HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
ये भी आपका एक्वस विलयन है। ये आपका समीकरण हो गया पूरी तरह से संतुलित, वो भी इसके फिजिकल स्टेट के साथ, यानी कि भौतिक अवस्थाओं के साथ। अब इसको समझने के बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर ये मेथड आसान है, वैसे तो ये सबसे आसान मेथड है और जल्दी बनने वाला मेथड है, उसके बाद हीट एंड ट्रायल मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस वाले का यहीं पे हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बना के दिखाते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे LHS और RHS में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई इधर से कौन कौन से परमाणु है, इधर कौन कौन से। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में बनाने से पहले सबसे पहला हमारा काम होता है कि इधर जितने भी तत्व हैं उनको आप दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, मतलब अलग अलग लिख लीजिए। इधर LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी तत्व है सबको लिखिए और राइट हैंड साइड में भी उसी तत्व को उसी सीक्वेंस में लिखिए और दोनों साइड उनकी संख्या को गिन के उसमें बस पहले लिखिए। ये सबसे पहला काम हीट एंड ट्रायल मेथड का होता है। तो देखिए इधर बेरियम है, बेरियम के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक, अब इधर जिस सीक्वेंस में हम लिखे हैं उधर भी हम इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। हो सकता है यहाँ पे आगे पीछे हो, लेकिन हमारा काम है कि हम उसे एक ही सीक्वेंस में लिखें, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इससे क्या होगा कि हम ऊपर नीचे फंसेंगे नहीं, है ना। तो देखिए अब पहला काम आपने अगर इसे ऐसा लिख दिया तो दूसरा काम आपको इसके ठीक तुरंत बाद जो करना है, अब इसकी संख्या के लिए इधर देखिए LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आपके बेरियम की संख्या है 1, फिर क्लोरीन की संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या है 2, सल्फर की है 1, ऑक्सीजन की है 4। ठीक, ये इधर पूरा हमने लिख लिया। अब राइट साइड में चलते हैं। इधर है आपका बेरियम 1, एकदम ध्यान से, गलती नहीं, दो जगह पे भी आपके एक तत्व शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, इसलिए पूरा राइट साइड में देखिएगा तो पूरा शुरू से अंत तक देखिए। राइट साइड में क्लोरीन कितना है भाई 1, हाइड्रोजन कितना है 1, साथ में आपका सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखिए आपके पास कौन से तत्व बराबर है और कौन से नहीं है। बेरियम 1 बराबर है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 ये बराबर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ये भी बराबर नहीं है, सल्फर 1 और इधर ऑक्सीजन 4 उधर भी 4। ये चीज़ आपके पास बराबर है, जो बराबर नहीं है उसे हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इधर क्लोरीन है 2, इधर आपको करना है क्लोरीन को 2। तो जानते हैं कि किसी इसको 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 से गुना कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते, जैसे HCl ऐसे लिखा हुआ है तो आपको पता चला अरे सर ने तो बोला था भाई 2 बनाना है, तो क्या हम इसे यहाँ पे HCl2 लिख दे रहे हैं, काम ख़त्म हमारा, ये बराबर हो गया। फिर अब तो ऐसा नहीं करना है, आप सिर्फ गुना, है ना, गुना के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में ही चीज़ें आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उसके तत्व को नहीं बढ़ा सकते बिना गुना किए हुए। तो हम क्या करेंगे, आगे गुना करते हैं। क्लोरीन के साथ जब 2 से गुना किए तो आप राइट हैंड साइड में जाइए, देखिए क्लोरीन कहाँ पे, क्लोरीन हमारा यहाँ पे है, इसको हमने 2 से गुना किया, ये हमारा हो गया 2। लेकिन इसके साथ क्या है, हमारे पास H है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा 2 से हो जाएगा गुना। जब इसको 2 से गुना करेंगे ये भी आपके पास हो गए 2। अब ध्यान दीजिए, इधर बेरियम पहले से मिला हुआ था, क्लोरीन को हमने बराबर कर दिया, उसके साथ अपने आप हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, सल्फर पहले से 1 इधर भी 1 बराबर, ऑक्सीजन भी 4 पहले से बराबर। ये पूरा काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब बस इसका हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं, और फिजिकल स्टेट तो आपको पता है कि भाई हमारे पास 3 विलयन है ना, 3-4 प्रकार के पदार्थ होते हैं, है ना, उसकी अवस्थाएं। जैसे कोई हमारा द्रव अवस्था में है, ठीक, कोई ठोस में है, कोई गैस में है, ठीक, और उसके अलावा एक ऐसा होता है जो विलयन होता है, ठीक। तो विलयन के लिए हम एक्वस, है ना, AQ शॉर्ट में लिखते हैं, गैस के लिए हम G लिख देते हैं शॉर्ट में, सॉलिड जो ठोस है उसके लिए S लिख देते हैं, और जो हमारे पास द्रव होता है लिक्विड उसके लिए L लिख देते हैं। इसका हम यूज कब करते हैं भाई, अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमने इससे पहले आपने द्रोन रूल में रिप्रेजेंट किया था। तो इसको आप इस प्रकार से बैलेंस करने के बाद दोबारा इस इक्वेशन को लिखिए इसके नीचे, और फिर यहाँ पे जो आपने जहाँ पे जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है उसे लिखिए, और ये आपका हो जाएगा पूरा। और इसमें स्टेट दिखा दीजिए, बॉक्स में 1 कीजिए, आपके मार्क्स पूरे। तो चलिए इसके बाद हम आगे सीखते हैं क्रिया के प्रकार।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके सिलेबस में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिया है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन तथा अपचयन। इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और एकदम डिटेल में। और एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके बोर्ड में इन अभिक्रियाओं के प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा उसके साथ एक उदाहरण आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप जब भी इसे याद करें हमेशा कम से कम 2 या 3 उदाहरण इसके याद रखिए। अगर इसको याद रखते हैं तो यहाँ से भी आपके नंबर कटने के चांसेस ख़त्म, यानी कि आपको बैलेंस करने से नंबर आ गया। और अगर बैलेंस करने के साथ अगर ये भी पूछ दे तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स। तो चलिए एक एक करके डिटेल में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है। एकदम बहुत ध्यान से समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। नाम क्या है भाई? संयोजन, अर्थात 2 चीज़ के संयोग से जो नया उत्पाद बनेगा वही आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। इस फॉर्मेट में से याद रख सकते हैं कि 2 चीज़ मिल रहा है और मिलकर एक नए उत्पाद को बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 चीज़ मिलकर 2 नए उत्पाद को बना रहा हो, लेकिन 2 चीज़ का संयोजन के बाद ही जब उत्पाद बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? संयोजन अभिक्रिया। इसके ये अच्छे उदाहरण है, इसे याद रखिए, आसान है, आप भूलिएगा नहीं। और उदाहरण तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर बोझे हुए चूने, जो कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो कि जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऊष्मा देता है। ये पहला अभिक्रिया हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके साथ ही आपका दूसरा उदाहरण हो जाएगा कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो देखिए इसके लिए आपके पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या करता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हम इसकी अवस्था को भी लिख दिए, यानी कि जब भी आप संतुलित समीकरण या उदाहरण में लिखिए तो हमेशा कोशिश करें कि आप उसका फिजिकल स्टेट को लिखें। और एक तीसरा एग्जाम्पल है जल का निर्माण। तो जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है भाई? जल बनाता है, H2O, और इसको हमने बैलेंस करके इसी में दिखा दिया है। तो ये आपका हो गया सही। चलिए, तो अब अगला हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? वियोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, और इसमें हम वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार के वियोजन पढ़ते हैं। एक ऊष्म वियोजन हो गया, दूसरा वैद्युत वियोजन, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब इससे प्रश्न पूछता है तो वियोजन अभिक्रिया न पूछकर आपसे पूछ देता है कि ऊष्म वियोजन क्या है समझाइए तथा एक उदाहरण दीजिए, या फिर आपसे पूछ देता है कि प्रकाश वियोजन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और ऊष्म वियोजन क्या है समझिए, नाम से ही डिपेंडेंट है, नाम से ही पता चल रहा है आपको ऊष्म वियोजन, यानी कि जब वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को ऊष्मा द्वारा अपघटन किया जाता है तो उसे हम ऊष्म वियोजन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत आसान, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटता है, ठीक। इसको हम चूना पत्थर और इसे चूना भी बोलते हैं। विद्युत वियोजन क्या हो जाएगा भाई? तो विद्युत वियोजन वह होगा कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल ये जल का विद्युत अपघटन, इसे याद रखिएगा। H2O में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2O और O2 गैस बनता है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड और साथ में सूर्य का प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो इस सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है। और साथ ही साथ आपका सिल्वर ब्रोमाइड में भी सेम है कि जब इसमें सूर्य का प्रकाश दिया जाता है ये सिल्वर और ब्रोमाइड में टूटता है, ठीक। और आपको इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है जो सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है, तो इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जिसे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी बोलते हैं, में उपयोग किया जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम अगला अभिक्रिया पढ़ते हैं। अगला हमारा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया।
तो देखिए नाम से चीज़ें याद रखिएगा और एकदम दिमाग में बिठा लीजिए अभिक्रिया के प्रकार और उसके डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फिर से देखिए एकदम बड़ा ही आराम से समझिए इसको कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और इसके 2 एग्जाम्पल है, इसे याद रखिए। पहला है कि भाई आयरन के साथ है ना कॉपर सल्फेट का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका एक आयरन जो है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या करता है इसके विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेता है, ठीक। और इसे याद रखिएगा ये पहले नीला विलयन होता है जो कि बाद में हल्का हरा विलयन में चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है जिंक और कॉपर सल्फेट। इसमें भी सेम चीज़ें होता है कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और साथ में कॉपर बनता है। चलिए अब जब आपका विस्थापन हो गया तो अगला आपका है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया नाम देखिए द्वितीय विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट आपका है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके इसमें क्या कर रहा है, ये सोडियम सल्फेट है ये बेरियम सल्फेट बना लेता है और बेरियम क्लोराइड की जगह पे ये सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसमें क्या हुआ आयनों का आदान प्रदान हुआ है। सेम और एक एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट जो सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है और सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल आपको बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपको सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का डेफिनेशन याद है और एग्जाम्पल याद नहीं है तो फिर आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। इसलिए आपको जितने प्रकार हैं सबका डेफिनेशन के साथ कम से कम मिनिमम एक एग्जाम्पल याद रखना एकदम बहुत ज़रूरी है। अगर इतना आप कर लेते हैं बैलेंस करना सीख गए, ठीक, ऊपर से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसे सीख रहे हैं और सब में एक उदाहरण, तो आपके इस चैप्टर से एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। चलिए अगला हम अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। हमारा है अगला रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार उपचयन तथा अपचयन, ठीक। इसे भी बड़े ही ध्यान से समझिए कि भाई इनमें क्या होता है। देखिए उपचयन में क्या होता है कि पदार्थ में यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि इसमें उपचयन हो रहा है। और ठीक इसके अपोजिट अगर पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम कहेंगे कि भाई अपचयन हो रहा है। इस एग्जाम्पल से इसे बढ़िया से समझिए। ये देखिए कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर है ना क्यूपरस ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे देखिए अकेला Cu है, ठीक, और यहाँ पे इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन का योग हुआ। तो बस इतना याद रखिए ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक नीचे वाले एग्जाम्पल में आइए, यहाँ पे CuO है प्लस H2 जिसको गर्म करने पर Cu प्लस H2O बनता है। अब इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है CuO और यहाँ पे Cu, यानी कि इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन का पृथक्करण, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हुई कमी हुई। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम कहेंगे कि भाई इसका क्या हुआ अपचयन हुआ है। ठीक इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ H2 था, यहाँ पे O इसमें बढ़ गया H2O, यानी कि ऑक्सीजन का योग हुआ। जैसे योग होगा हम क्या कहेंगे उपचयन हुआ। ठीक समझ गए। अब चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे देखिए कि भाई ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही साथ में हो रहा होगा। ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो जाए तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये जो उपचयन और अपचयन पढ़ रहे हैं हम, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन होते हैं। अब यहाँ तक आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार खत्म हो गए, सबके उदाहरण आपको मिल गए, आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 टॉपिक बचा है, एक आपके है ना दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। तो देखिए हम अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के बहुत सारे प्रभाव देखते हैं। तो एक सबसे जीता जागता उदाहरण हमारे पास है संक्षारण। आपने देखा होगा संक्षारण, ठीक, कि संक्षारण होता क्या है। देखिए संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं उनकी सतह पर वायु, नमी या रसायन जैसे
अम्ल की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि या तो नमी के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में, या फिर अम्ल के संपर्क में। जब इसके संपर्क में कोई भी धातु आता है तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण का सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, लोहे पर जंग लगना, पहला। दूसरा आपने देखा होगा कि जो चांदी है, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, ये भी संक्षारण का ही क्या है, एक उदाहरण है। और एक उदाहरण आपके पास है तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये तीनों ही क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक है ना, यह है विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता होता क्या है, इसको बढ़िया से समझिए। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो गया। थोड़ा सा और एक टॉपिक है हमारा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये तापमान के आधार पर है, यानी कि जब हम वहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने इसे अलग करके पढ़ा ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन। ये CH4 + O2 मिलके CO2 + H2O और साथ में ऊष्मा देता है। ठीक, और ऊष्माशोषी में क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसके उदाहरण आपने पहले 2-3 पढ़ लिए। ठीक, तो वहाँ से उदाहरण आप याद रख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर का थ्योरी ख़त्म हो गया। ठीक, और आपके लिए आप देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा। तो इसलिए आपको बैलेंस करने के लिए मात्र ये मामूली से 2 प्रश्न दिए, इससे बैलेंस करके आप कमेंट कर दीजिए। ठीक, और क्लास 10 साइंस का पूरा चैप्टर का थ्योरी और साथ ही साथ हर एक चैप्टर का एकदम डिटेल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें, और बस एग्ज़ाम में अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स सुनिश्चित करें।